नमस्कार, मेरा नाम है दीपू शर्मा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। दर्शकों, आज हम वापस से जुड़े हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पराग विश्वास जी हैं। आज बड़े सारे मसलों पे, बड़े गंभीर मसलों पे हम बात करेंगे। मसलन लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है, 3 खत्म होने वाला है। अब 2 ही दिन बचे हैं। इस बीच ऐसा लगता है बड़ी सारी ऐसे शोध आ रहे हैं लगातार, जिनमें हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है। एक ऐसा दल भी है देश में इस वक्त जो हर्ड इम्यूनिटी की बात क्या कर रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या है हर्ड इम्यूनिटी? क्या लॉकडाउन 4 हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है? तो हम बिना कोई देर करते हुए सीधे जो है शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले तो पराग विश्वास जी, नमस्कार। आपका स्वागत है एसके लाइव में। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पराग जी, मैं आपसे अगर सीधे जानना चाहूं, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है जिसकी इस वक्त बात हो रही है। पिछले 2 दिनों से काफी सारे जो न्यूज़पेपर हैं दुनिया भर के, उनमें हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है। क्या है हर्ड इम्यूनिटी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और एक्सपर्ट्स भी अपना राय इस पर जाहिर कर चुके हैं, सिर्फ भारत में नहीं और भी दुनिया के मुल्कों में। संक्षेप में हम जो समझते हैं, अगर सरल टर्म्स में हम इसको देखें, जी। हर्ड इम्यूनिटी कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि आप 70 से 80% लोग, आपके जो सारे जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, ये एक डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। वो अगर संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं किसी एक वायरस से, जी। तो पूरे कम्युनिटी में उस वायरस के प्रति, उस रोग के खिलाफ प्रतिशोधक शक्ति पैदा हो जाती है। यही है संक्षेप, ये इसका थीसिस है। ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक आईजीजी बोल के आपका एंटीबॉडी है, जिसका वहां उस समय जो पैदा होता है, एंटीबॉडी जन्म लेता है और इस वजह से वो सुरक्षा देती है बाकी लोगों को, 30% को, और जो जिनका हो चुका है उनको फिर जाके नहीं होता है। जैसे कि आपको याद होगा, जय बंगला जो है कंजंक्टिवाइटिस, वो लोग कहते कि एक बार हो गया तो दूसरे बार बहुत कम उसका उम्मीद रहता है होने का। जी जी। इट इज बिकॉज ऑफ दिस वन काइंड ऑफ आईजीजी, क्या कहते हैं आपका एंटीबॉडी, इट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी। इसके वजह से ये सब होता है। या फिर मान लीजिए पॉक्स भी जब होता है तो लोग पूछते हैं कि बचपन में आपको पॉक्स हुआ था, तो कोई कहते हैं कि कोई मरीज कहते हैं कि हाँ हुआ था, फिर आपको पॉक्स की चांसेस बहुत कम है। इट इज वन काइंड ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन ये तब हो सकता है संभव जब कोई जानलेवा रोग ना हो, क्योंकि अगर जानलेवा रोग होता है तो कम से कम 10 से 15 या उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में जितना मोर्टेलिटी रेट होता है, उतने लोगों का बलिदान आपको देना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा चीज, अगर हम देखते हैं इंडिया में, देखते हैं अगर इंडिया का स्थिति देखते हैं, क्यों कहा जा रहा है सर जी स्वीडिश मॉडल के बारे में, ये लोग कह रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि स्वीडन की जनसंख्या जितना है, वहां पे 1 करोड़ जनसंख्या है। वहां पे ये कारगर सिद्ध हुआ है, लागू करके काफी हद तक लोगों को कामयाबी हासिल हुई है वहां पर। हमारा कितना पॉपुलेशन है सर? हमारा जनसंख्या 134 करोड़ से 137 करोड़। तो पराग जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में अगर हम आसान भाषा में समझें, तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब संक्रमित होंगे और उसके बाद बड़े पैमाने पर ही लोग ठीक हो जाएंगे, तो नेचुरल प्रोसेस से, प्राकृतिक तौर से लोगों में जो इम्यूनिटी तैयार होगी, अगर एकदम आम भाषा में हम बात करें तो ये हर्ड इम्यूनिटी है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, यही हर्ड इम्यूनिटी है। तो पराग जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि लगातार लॉकडाउन 4 में बड़ी छूट देने की बात कही जा रही है। इस वक्त बड़ी सारी छूटें, ऐसा कहा जा रहा है रेस्टोरेंट खुलेंगे, पब खुलेंगे, मॉल खुल सकते हैं। हालांकि अलग अलग राज्य अपनी अपनी तरह से इसको लेकर जो है वो अपना निर्णय लेंगे। लेकिन अगर हम सीधे ये सवाल करना चाहें कि क्या भारतवर्ष इस बार इस लॉकडाउन 4 में अनकहे तौर से बढ़ रहा है हर्ड इम्यूनिटी की तरफ? क्या जाने की सोच रख रहा है? अनकहे तौर से, खुले तौर पे कुछ नहीं कहा जा रहा है। बिल्कुल खुले तौर पे कुछ नहीं कहा जा रहा है, चुपके साधे बैठे हुए हैं सब। बहुत सारे पहलू हैं ये कोरोना वायरस का, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को आपने उजागर किया है, दैट इज हर्ड इम्यूनिटी। इस पर बात होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग
मतलब जो समीक्षक है वो कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट से विशेषज्ञ हैं वो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी को इस बारे में जानकारी हासिल करने का जरिया इस समय है नहीं सिवाय नेट का। देखिए, मैं जो कह रहा था आपको, भारत में अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं तो कुछ चीजें हमको देखना पड़ेगा, कुछ पैरामीटर्स है। जनसंख्या घनत्व का पैरामीटर है, 25 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व है स्वीडन का। भारत का है 1202 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। अब अंतर देखिए, 25 और 1202, ये है। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन देश है जहां का इनकम, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है हमारे से। वहां पे 54,030 पीपीपी डॉलर्स वहां का पर कैपिटा इनकम है जी। ये एक मापदंड है यूएस डॉलर के पीपीपी डॉलर। हमारा है सिर्फ 7,680 राउंडेड अप रिसेंट पीपीपी डॉलर्स हमारा पर कैपिटा इनकम है। दूसरा नंबर ये चीज है आपको देखना पड़ेगा, यूके में हर्ड इम्यूनिटी की कोशिश की गई थी। आपको पता है कि यूके का पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी 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 कम है हमारे से। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना पा रहा हूँ। वहां पे बिल्कुल ये असफल रहा, मुंह के बल पर लोग। नंबर 3, जैसे कि मैं आईजीजी यानी इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी के बारे में कह रहा था, कितना सुरक्षा देगी, क्या इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी तैयार हो रही है कि नहीं, इस बारे में भी समीक्षक जो है, जो एक्सपर्ट्स है, वो भी पुख्ता तौर से कोई सबूत सामने नहीं ला पाए हैं। कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं है। चीन में और साउथ कोरिया में अगर आप देखेंगे कि जो संक्रमित लोग हैं उनको फिर से हुआ है, इसका मतलब आईजीजी एंटीबॉडी बन रहा है कि नहीं, इस बारे में भी हमारे पास क्लियर कट कोई नोशन इस समय नहीं है। चौथा पहलू देखिए, अगर हर्ड इम्यूनिटी बनता भी है, छोड़िए बाकी सब अब छोड़ दीजिए, घनत्व छोड़ दीजिए, आईजीजी छोड़ दीजिए, अगर बनता भी है तो 18 से 24 महीना समय लगेगा सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, 70 से 80% लोगों को संक्रमित होना पड़ेगा। 134 से 137 करोड़ लोगों के देश में 10 से 15% मौत होती है, तो कितने लोगों का जीवन को बलिदान देना पड़ेगा हर्ड इम्यूनिटी को हासिल करने के लिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है। और आखिर में अगर आप देखिए, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उस पर क्या तनाव होगा, क्या प्रेशर पड़ेगा, क्या कोई ये सोच रहे हैं जो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कह रहे हैं? अगर सरकार इस तरफ जा रही है, आप शायद यही पूछना चाह रहे हैं मेरे पास से, तो भारत में ये मैं क्यों, चाहे कोई एक्सपर्ट हो, एक पत्रकार हो, आम पत्रकार मेरा जैसे, या फिर आम आदमी हो, जब ये सारे पैरामीटर्स उनके सामने रखा जाएगा, जैसे कि इसके लाइव के जरिए मैं रख रहा हूं लोगों के सामने, मेरा जो समझ है उससे मुझे लगता है पर्सनली, और एक्सपर्ट्स भी मेरे से शायद एक मत होंगे, उनका भी राय एक ही होगा, भारत में ये मुमकिन नहीं है। आई रिपीट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इन इंडिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार उस तरफ जा रही है तो गलत कर रही है। लेकिन पराग जी, इस वक्त ये बात उठ के आ रही है, मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं, हर्ड इम्यूनिटी का जो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है बार बार, कि किसी भी जनसंख्या का 70 से 90% तक जब तक संक्रमित नहीं हो जाता है, तब तक हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां के सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि अमेरिका में अभी 15 लाख से 16 लाख लोग संक्रमित हैं। इसके बावजूद भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें डेविड डाउडी और डॉक्टर डिसूजा, ये दोनों ही एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि एपिडेमिक पे शोध करने वाले वैज्ञानिक हैं और जाने माने वैज्ञानिक हैं, जिन लोगों ने ये कहा है कि अभी भी अमेरिका में ये जितने संक्रमित लोग हैं, इनके बावजूद भी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ सकती है। तो अगर हम ये मान लेते बिल्कुल हैं, हर्ड इम्यूनिटी है क्या? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी एक अंग्रेजी शब्द है, हर्ड जी, इम्यूनिटी रोग प्रतिषेधक क्षमता है ना, शक्ति। और हर्ड क्या है? HERD, हर्ड। हम हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है इंग्लिश में। हर्ड, इट्स नॉट हार्ड, इट्स हर्ड, HERD। तो हर्ड में संक्रमण, अगर हर्ड संक्रमण में समझ पा रहे हैं ना, मतलब हर्ड के मैक्सिमम जो गाय है, जो मवेशी है, उनमें अगर इम्यूनिटी फैल जाती है, ये रोग फैल जाता है, तो उनमें इम्यूनिटी बनेगा। मतलब 70% का बलिदान देगा। पराग जी, मुश्किल अभी ये है कि मैं तो समझ रहा हूँ हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज है, लेकिन आप लगातार देखिए देश में इस वक्त जिस तरह से हर दिन संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो
जिन्हें समझना चाहिए वो समझ रहे हैं या नहीं, ये बड़ी बात रहती है इस वक्त, क्योंकि लोगों की जान, लोगों का माल, लोगों का जान माल, ये दोनों ही चीजों की सुरक्षा जो है इसका दायित्व तो सरकार पे रहता है। तो अगर ये मान ले कि हम अभी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं और इतना इतना ज्यादा जनसंख्या घनत्व होने की तरह की वजह से अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो एक बड़ा खतरा रहेगा आम लोगों को। तो फिर ये जो लगातार छूटें दी जा रही हैं और संक्रमण बढ़ते जा रहा है, एम्स के डायरेक्टर साहब ने भी कहा था कि जून जुलाई तक आते आते जो संक्रमण है वो पीक पर रहेगा। तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों इस तरह से छूटें दी जा रही हैं लगातार? फिर क्या मायने रह जाएंगे लॉकडाउन के? ये क्योंकि हमारी एक बार मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन 3 शुरू होने से पहले पराग जी से हमने एक बातचीत की थी, एक संजीदा बातचीत की थी, और उसमें ये बात निकल के आई थी कि जिस तरह से छूटें दी जा रही हैं, अगर ये बरकरार रहा और भी ज्यादा हुआ तो लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ेगी। और सबसे पहले ये हमने एसके लाइव पे बातचीत की थी, एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, और आज आंकड़े वही कहते हैं। आज वापस से हम यही जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन 4 में क्या हो सकता है सर, हमारे दर्शक भी लगातार जानना चाहेंगे। देखिए, लॉकडाउन 4 में जो स्थिति है, आज मैं बाहर गया था, मैं देख रहा था, लोगों से बात भी कर रहा था जी। लॉकडाउन 4 की जो स्थिति है वो बहुत खराब होने वाली है। लॉकडाउन 1 एंड लॉकडाउन 2 जो है, इस समय केंद्र सरकार ने, मैंने पहले भी कहा था, कोई कदम सुचारू रूप से प्रोएक्टिव तरीके से नहीं उठाया। देखिए, केंद्र सरकार लॉकडाउन 4 में और बहक जाएगी, क्योंकि अगर आपको छूट दे रहे हैं, आपकी पॉलिसी जो है वो सही होनी चाहिए। पहला काम जो केंद्र सरकार को करना पड़ेगा लॉकडाउन 4 में वो ये है कि डगमगाना बंद करना पड़ेगा। बहुत खतरनाक है। लॉकडाउन 1 में और 2 में इन्होंने डगमगाया नहीं, चुपके साधे बैठे थे। जब ये एक्शन लेना शुरू किए, सीमित रूप से कुछ छूटें दी गई, उस समय हम लोगों ने देखा कि डगमगाना शुरू किया। क्यों? जोन के विषय में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार एक मत नहीं हो पाए। केंद्र सरकार थोड़ा डगमगाए, वहां पे राज्य सरकार को बोले कि ठीक है, आप जो समझते हैं सही आप कीजिए। प्रधानमंत्री का बात हुई मुख्यमंत्रियों से, उन्हें क्या बताया उन्होंने? अंत में उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए कि आप क्या समझते हैं क्या होनी चाहिए। उनका सलाह मांगा, ठीक है, कोई बात नहीं। केजरीवाल जी भी 5 लाख लोगों से दिल्ली में बात किए, थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक बात किए, ठीक है, वो अच्छी बात है। अचानक फिर ये निर्णय लेना, बार बार एयर ट्रैवल को पोस्टपोन करना, उसके बाद से पीछे ले जाना रेल ट्रैवल को, 31 जुलाई तक फिर कोई बुकिंग नहीं होगी। देखिए, केंद्र सरकार को तो अपना एक नीति बनाना पड़ेगा ना। फिर विदेशों से लोगों को आप ला रहे, उनको मुफ्त में टिकट बांट रहे थे। फिर जब लोगों का प्रेशर बढ़ा, पत्रकारों का प्रेशर बढ़ा, आम लोगों का प्रेशर बढ़ा, सोशल मीडिया में काफी निंदा हुई, आप फिर वापस आके कह रहे हैं कि नहीं चलिए हम उनसे 1 लाख लेंगे, फलाने जगह का 50,000 लेंगे। इस तरीके का पॉलिसी चेंजेस से ये पता चलता है कि कोरोना वायरस को टैकल करने में केंद्र सरकार डगमगा रही है। लॉकडाउन 4 में ये बंद करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। आप मजदूरों से पैसा ले रहे हैं 50 रुपया ज्यादा करके, जबकि वो पटरियों पे तो मर ही रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं। 16 मजदूर की मौत हुई है कल, वैसे भी उनसे आप 50 रुपये ज्यादा ले रहे हैं और विदेशों से आप ला रहे हैं इस तरीके से लोगों को बिना पैसे का। अभी फिर आप पैसा मांग रहे हैं। लॉकडाउन के समय हाथ पे हाथ धर के बैठ गई सरकार। हम पिछले बार भी चर्चे में ये बात को हम दोहराए थे। सैनिटाइजेशन नहीं हुई, काफी डिलेड टेस्टिंग हुई। 44 दिन बाद आप राशन के बारे में कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सिंगल डोर राशन, यानी 1 नेशन 1 राशन। जी, आधार कार्ड भी था, कुछ भी कर सकते थे आप उस आधार पर। लॉकडाउन को सीमित रखने का सही प्रकल्प करना पड़ेगा। मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन 1-2 में उन्होंने कुछ किया नहीं, सरकार ने कुछ किया नहीं, केंद्र सरकार ने। और लॉकडाउन 4 में एक प्रकल्प होनी चाहिए, एक सही तरीके से लोगों को समझाना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लॉकडाउन 3 में आपने देखा, आपने ऐसा बोला, हम बात किए थे, 3 हटने के साथ साथ 3 से 4 मई में रिकॉर्ड संक्रमण 3700 एक दिन में, मौत कितना 194। फिर जाके मई 11 में बढ़कर हो गया 4213। हमारा बात सही था। और आप जैसा कह रहे हैं कि हाँ, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि मई और जून और जुलाई के महीने में पिक करेगा, एम्स के डायरेक्टर भी बोले हैं। जी, केंद्र सरकार दीपू जी अपना नीति स्पष्ट करे, सिद्धांत स्पष्ट करे, पारदर्शिता लाए, दूरदर्शिता बढ़ाए, तो ये बहुत जरूरी है।
थर्ड स्टेज के बारे में कोई बात क्यों नहीं हो रही है? आप लॉकडाउन 4 के बारे में बोल रहे हैं, लॉकडाउन फर्स्ट हो गया, लॉकडाउन सेकंड हो गया, लॉकडाउन थर्ड हो गया, लॉकडाउन फोर्थ में हम जाने हैं। क्या थर्ड स्टेज का संक्रमण हुआ है? थर्ड स्टेज का मार्च महीने के एंड में बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, क्या हुआ है? पराग जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी बड़ी सारी बातें हैं जिन पे बड़ी बहस हो सकती है, लगातार बहस हो सकती है इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो है वो लग रहा है सरकार के काम करने के तरीके पे। इस बात में सच्चाई है, वो चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो। ये पिछली बार भी हमने ये बात की थी, लेकिन जहां तक बात होती है कि सरकार किस तरह से काम करे, लोगों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करे, तो केंद्र सरकार इसमें मुझे लगता है कि नीति कुछ ऐसी बनानी चाहिए कि इस वक्त जो है वो संक्रमण रुक सके, क्योंकि बार बार WHO भी ये निर्देश दे रहा है कि जब आप संक्रमण को काबू में कर सकें, अपने स्वास्थ्य तंत्र को और ज्यादा मजबूत कर सकें, तब आप लॉकडाउन में छूट दें। इस बीच मैं अब एक दर्शकों को एक बात और बता देना चाहूं कि इसी बीच डॉक्टर टी जैकब जोन, जो इंडियन मेडिकल रिसर्च के फॉर्मर हेड हैं और वायरोलॉजी के बड़े जानकार हैं, उन्होंने एक बात कही है अभी थोड़ी देर पहले कि उनका भी ये मानना है कि हम यानी भारत वाले हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे, उनका भी ये मानना है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी से संक्रमण का समाधान पॉसिबल नहीं है। तो पराग जी, वापस से एक बार उसी बात पे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई इससे समाधान हो सकता है, संभव है, संक्रमण से मुक्ति मिल सकती है क्या? आपने देखा ना, उन्होंने वही कहा ना, मेरे पास ये आपके पास जो दलील पहुंचा है, पुख्ता दलील है, मेरे पास है नहीं। आपने तुरंत उनका स्टेटमेंट को कोट किया, तो मैं तो शुरू में ही ये बताया आपको, लॉजिक देके मैंने बताया। और द वीक पत्रिका को अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिया है, द वीक पत्रिका को अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिया है। हर्ड इम्यूनिटी उन्होंने सही कहा, हर्ड इम्यूनिटी का सोच दिमाग से निकाल लेना पड़ेगा, निकाल देना भी पड़ेगा। ये सपने में भी हम नहीं सोच सकते। 134 करोड़ के देश में हम और बैठे हुए हैं। और ये आप याद रखिएगा कि पूरे दुनिया में आज कोरोना वायरस फैल चुका है, और सबसे बड़ा जनसंख्या था कोरोना वायरस जिस देश में फैला है, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या, वो है चाइना। यहाँ से सीख लेनी पड़ेगी आपको कि जहां पर ज्यादा हो सकता है कि वुहान में उन्होंने रोक लिया और जगह पे उतना फैला नहीं, लेकिन हमारे लिए रोकना मुमकिन नहीं हो रहा। आप देखेंगे कि मैंने उस दिन कहा था कि ये जो ऑरेंज जोन वो रेड जोन बनेंगे, ग्रीन जोन वापस से ऑरेंज जोन बनेंगे, अभी वही हो रहा है। हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन फिर क्या है? सोल्यूशन क्या? हम उन देशों की तरफ देखेंगे जो सक्सेसफुली इसको टैकल कर चुके हैं। बार बार हमारे सामने सवाल आ रहा है दीपू जी कि बहुत जगह पे इसको टैकल किया गया। आपने भी कहा है, साउथ कोरिया में लोग कह रहे हैं, कनाडा में कह रहे हैं, इजराइल में कह रहे हैं, श्रीलंका में भी कह रहे हैं। आप वहां पे भी देखिए। लेकिन साथ में पराग जी एक बात और आ जाती है साथ ही में कि केरल जो है, शुरुआती दौर में जब कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हुआ भारत में, उसके बाद केरल से बड़ी खबरें आ रही थी, लेकिन इस वक्त जो है केरल से उस तरह से खबरें नहीं आ रही हैं। तो क्या ऐसा हुआ केरल में? ये क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, बात करना जरूरी है कि क्या हो रहा है केरल में, कि वहां से जो संक्रमण है उस पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक बैरिकेड लगा रही है केरल की सरकार। क्या बात है वहां पे? हम क्यों सिर्फ बाहर के देशों की बात करें, हम अपने राज्य की बात करें सबसे पहले, अपने देश की, एक राज्य की। बिल्कुल, मैं बाहर के देशों की बात भी करूंगा आखिर में। केरला के साथ बाहर के देशों का अगर आप तुलना करेंगे, मैं शुरू में ही बोल दूं दर्शकों को, तो केरला इज अ मच बेटर मॉडल एज कंपेयर टू द कनाडा मॉडल। वहां से लोग, बाहर के लोग आए केरला में, केरला लिस्ट के 1 नंबर पे था संक्रमण का। जी शुरू में आपको याद है, आपके पास आंकड़े भी है मार्च में। क्या ये मैजिक हुआ तो वहां पे बिल्कुल रुक गया? मैं बताता हूँ। वहां का जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स है उसको आप देखिए, 1 डॉक्टर पर 535 पीपल, ये केरला का स्थिति है। केरला का स्थिति अगर आप आज देखोगे तो वहां पे आप देखिए कि संक्रमण का संख्या कितना था। अपने देश में केरला का मॉडल अगर हम देखें तो वहां पे हम देखेंगे कि 5 रीजन तो है ही। उससे पहले थोड़ा आप देखिएगा कि हमारे देश में जो हेल्थ केयर पे स्पेंड किया जाता है वो कितना पैसा है, और केरला में कितना प्रतिशत हेल्थ केयर पे स्पेंड किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए, 5 रीजन तो है ही केरला सक्सेसफुल क्यों हुआ है। मैं गिना दूंगा आपको 1 2 1 3 4 5। अपना अच्छा कि आप सवाल पूछा, मैं दलील के साथ लोगों को बताता हूँ। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स में केरला
2009, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2009 में केरला को 1 नंबर बोला गया है। 1.29% ऑफ जीडीपी इज स्पेंट ऑन हेल्थ केयर इन इंडिया। डेवलप्ड कंट्रीज 4 से 9% स्पेंड करते हैं अपनी जीडीपी का हेल्थ केयर पे, पर केरला क्या करती है? केरला 5% खर्च करती है। हु रिकमेंड करता है 1 डॉक्टर प्रति 1000 लोग। इंडिया में 1 डॉक्टर प्रति 1445 लोग हैं। केरला 4th बेस्ट है कंट्री में विथ 535 पीपल। मैंने शुरू में कहा 1 डॉक्टर पर 535। इंडिया का रेशियो है 1 डॉक्टर पर 1445। फर्स्ट है तमिलनाडु, नंबर 2 है दिल्ली और नंबर 3 है कर्नाटका। देखिए कैसा विडंबना है, केरला, दिल्ली और कर्नाटका जिन 3 राज्य का सबसे अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, सबसे अच्छा डॉक्टर टू पीपल रेशियो है, वो 3 राज्य में सबसे पहले कोरोना वायरस फैली इंडिया में, और केरला ने इस पर पूरी तरह काबू पा लिया। क्यों? 5 एक पंचशील का नीति उसने अपनाया, 5 सूत्रों का नीति। पहले मार्च में उसने धड़ल्ले से टेस्टिंग और आइसोलेशन किया, बड़े स्तर पर किया, मैसिव टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग एट स्टार्ट। नंबर 2, बड़े स्तर पे कॉन्टैक्ट्स को ढूंढ निकाला, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हजारों कॉन्टैक्ट ढूंढे गए 100 से ज्यादा पर केस पर, और होम क्वारंटीन में उन्हें रखा गया। वहां का लिटरेसी बहुत अच्छा है, हम जानते हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स लिटरेसी ऑफ 100% है। लोग समझे, ये बात भी बहुत जरूरी है सर, साक्षरता, लोग समझे, घरों में रहे। बड़े स्तर पर पंचायत वॉलंटियर्स को नियुक्त किया गया और प्रति पंचायत में 100 वॉलंटियर्स को ऐसा रखा गया आपको जो पूरे स्थिति पर निगरानी रखे। नंबर 3, होम क्वारंटाइनिंग पीपल प्रॉपरली, सही तरीके से लोगों को होम क्वारंटीन किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आश्चर्य लगता है सुन के, हमारे देश में एक बहुत ही सचेत, सुचारू और सशक्त कम्युनिटी सपोर्ट मिला उनको, मनोवैज्ञानिक सलाह और सहायता मिला लोगों को। किनको? जो क्वारंटाइंड थे। वहां पे 16,000 लोगों का टीम बनाया गया, 16,000 जो कॉल सेंटर में बैठ के 1 लाख क्वारंटाइन लोगों का मदद करते थे। किस तरह उनका मेंटल केयर लेते थे, डिप्रेशन का खबर रखते थे, जो जरूरत के सामान उन्हें मुहैया करवाया जाता था, होम डिलीवरी किया जाता था, सोशल सपोर्ट दिया जाता था, मेडिसिन का, स्टिग्मेटाइजेशन के खिलाफ। और पुलिस को वहां पे बहुत कम इन्वॉल्व किया गया, पंचायत के कर्मी वहां पे इन्वॉल्व थे, लोगों को तो पराग जी एक सवाल उठता है कि अगर केरला हमारे ही देश का एक राज्य है, केरल हमारे देश का एक राज्य है, और इसके बावजूद भी लगातार इतनी मुस्तैदी के साथ कोरोना संक्रमण से लड़ाई करता है केरल, तो क्या इससे केंद्र सरकार को कुछ सीखना नहीं चाहिए? कोई सीख नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मैं जो 5वां पहलू बोल के मैं फिर बोल रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा था, आपने बीच में सवाल किया। क्वारंटाइन कोई खौफनाक तजुर्बा नहीं है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सोशल स्टिग्मा की वजह से लोग छुपा रहे हैं, क्रॉस इन्फेक्शन का संभावना बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोगों में वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस देना संभव नहीं हुआ हमारे लिए। हम कहीं पे चूक गए। जो केरला ने किया, कोई भयानक अनुभव नहीं है कोरोना, ये लोगों को बताने में सक्षम हुआ। और फाइनली फॉलो अप टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरत है। आप जो कह रहे थे एंटीबॉडी के लिए, आईजीजी एंटीबॉडी के लिए, जो लोग क्वारंटाइन में थे उनको भी टेस्ट किया गया बार बार और फॉलो अप किया गया, ताकि जो थोड़े बहुत सेकेंडरी केसेस थे, जो वुहान में मिला है, जो साउथ कोरिया में मिला है, उसके साथ भी जूझा जा सकता है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है और उसका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। विडंबना देखिए, कम्युनिस्ट रेजिम है केरला में, चाइना में भी कम्युनिस्ट रेजिम है। चाइना से उठा वो आज पूरे मुल्क जो है, पूरे दुनिया के कटघरे पे खड़ा है इस संक्रमण को जन्म देने के लिए। बहुत सारे तत्व, बहुत सारे दलील आ रहा है। और केरला एक और कम्युनिस्ट रेजिम है जिन्होंने इस पर पूरी तरह काबू पाने में सक्षम हुआ। क्यों केंद्र सरकार नहीं कर रही है? ये सियासी कोई वजह हो सकती है, एक पत्रकार होने से मुझे लग रहा है, क्योंकि सबसे मजे की बात यह है कि 2 राज्य में, 2 गैर भाजपा राज्य में सेंट्रल टीम भेजा गया। एक है पश्चिम बंगाल और दूसरा है केरला, जबकि केरला ने काफी हद तक काबू पा लिया और वो मॉडल बन चुका है। हिंदुस्तान के सरकार को
केरला को समझना चाहिए, केरला मॉडल को फॉलो करना चाहिए। मेरा आखिरकार नसीहत है, अगर मैं हम लोग छोटे पत्रकार हैं, अगर हम ये कह सकते हैं केंद्र सरकार से कि आरोग्य सेतु ठीक है, ऐप ठीक है, लॉकडाउन ठीक है, पर सही सैनिटाइजेशन, टेस्टिंग, फॉलो अप टेस्टिंग, क्वारंटाइन, ट्रेसिंग, पराग जी सामाजिक समर्थन सबसे बड़ी चीज है। जी पराग जी, क्योंकि समय की भी कमी है, तो हम अंत में, ये एक सवाल है जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त है, क्योंकि लॉकडाउन फोर्स शुरू होने वाला है 18 मई से। तो ये जानना चाहेंगे हम, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या इस वक्त करना चाहिए सरकारों को, ताकि लोग जो है कम से कम संक्रमित हों। कौन से ऐसे फैसले लेने चाहिए, और इस वक्त जो लेते हुए दिख रही हैं, जैसे कि मैं अगर गिना दूं कि लगातार जो है ट्रेनों की आवाजाही शुरू है, लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी रेस्टोरेंट, पब, मॉल वगैरह खोलने की लगातार बातचीत चल रही है। तो ये अगर इस तरह से ही चलते रहता है तो फिर क्या स्थिति हो जाएगी, ये आपने बता दिया कि स्थिति और भयावह हो जाएगी। इस वक्त क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय हैं जो सरकारें करें जिससे कम से कम संक्रमण फैले? बिल्कुल, जैसे कि आपने एक चीज कहा, कोट एंड कोट की स्थिति और भयावह हो जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्थिति भयावह हो जाएगी, शायद आप भी मेरे से एक मत होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये सारे चीजों को फॉलो नहीं किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। कौन सी चीज? डगमगाना बंद करना पड़ेगा। मैं पहले गिना चुका हूं, ये सही तरीके से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मुझे मालूम है ये करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी लोगों को छूट मिल चुका है और लोगों में एक स्यूडो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया है सर जी, जो कि बहुत खतरनाक है। अमर होबे ना, इट विल नॉट हैपन टू मी, मुझे ये नहीं होगा। हमारे शहर में सिलीगुड़ी में आप देखिए, आम जनता ये सोचना शुरू कर दी है, एतदिन एकटाও केस হয়নি, তাহলে আমাদের আর হবে না, इतना दिनों में हमारे यहाँ कोई केस हुआ नहीं तो हमारे यहाँ होगा नहीं। हाँ बिल्कुल, हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं, हमसे खुश कौन ज्यादा होगा? हम इस शहर के नागरिक है, इस देश के नागरिक है, यहाँ से कोरोना भाग जाए। हम चाहते हैं क्या? कोरोना से हमारा क्या दोस्ती है, आपसे दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या क्या करनी चाहिए? संख्या अगर बढ़ी, शंका यह है कि अगर संख्या बढ़ी तो हमारी स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। हम इस तनाव को नहीं झेल पाएंगे, प्रेशर को सस्टेन करना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। हम एक चीज याद रखेंगे खलील, कि खतरा अभी टला नहीं है, और सिर्फ सरकार को ब्लेम करने से भी नहीं चलेगी। हम नागरिक है एक स्वतंत्र मुल्क के, हमारे पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि हम भी सचेत रूप से इसका पूरा पालन करें। लॉकडाउन में अगर रेस्ट्रिक्शन, यानी कि सरकारों को क्या करना चाहिए, इसके साथ ही पत्रकार साहब, जो पराग साहब यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं, वो दर्शकों को ये भी कह रहे हैं कि आप स्वैच्छिक लॉकडाउन का भी पालन कीजिए। बिल्कुल, सिर्फ सरकारों की, सिर्फ पुलिस की ये गतिविधि नहीं है, ये दायित्व नहीं है कि वो लॉकडाउन करवाइए। आपका भी दायित्व है, हमारा, आपका, हम सभी का दायित्व है कि हम जो है वो लॉकडाउन का पालन करें। जी, और इस सवाल के जवाब में अंत में दीपू जी, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि कुछ मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग से जी, सरकार तो अपने हटाएगी, उनका विशेषज्ञ टीम है, हमारे दिमाग से हटाना चाहिए। जैसे कि मसलन में आ रहा था जिस बात में कि हमारे यहाँ नहीं होगा, नहीं, खतरा अभी चला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, विदेशों में कई राज्यों में, कई देशों में, साउथ कोरिया में, कनाडा में, इजराइल में, श्रीलंका में, उन्होंने धीरे धीरे जो है यहाँ से वो निकल चुके हैं, तो हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। 60 केसेस प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया में हुआ है, प्रति 10 लाख लोगों में 60 लोग संक्रमित हुए हैं आज तक, अच्छी बात है। साउथ कोरिया में कितने हुए हैं? 215। कनाडा में कितने हुए? 1947। इजराइल में कितने हुए? 1919। भ्रमित धारणा को छोड़ना पड़ेगा, वहां पे स्थिति खराब है। रोजी पिक्चर हमारे पास है जी, बिल्कुल, हम बेहतर स्थिति पर है, हमारा बहुत बड़ा मुल्क है। संक्रमण की सूची में 12 नंबर पर है हम है। कनाडा जिसका बहुत प्रशंसा की जा रही है, वो 14 नंबर पर है साहब, जबकि इजराइल और साउथ कोरिया 33 और 43 स्थानों पर है।
101 नंबर पर श्रीलंका है, 43 केस उनका 1 मिलियन पॉपुलेशन पर है, जबकि हमारा 60 है। तो हमें इनका कोई मॉडल नहीं लेना है, हमें केरला का मॉडल लेना है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी देश में है। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी कहा था बंगाल में कि देखिते গেলাম পর্বতমালা, देखिते গেলাম সূর্য, देखिते গেলাম পর্বতমালা, देखिते গেলাম সূর্য, দেখা হয়নি শুধু ছোট্ট हमारी निजर जाएगा है। मतलब हिंदी में मैं करके देता हूँ, बांग्ला में बोलूंगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि मेरे ही घर के बाहर एक छोटा सा जो पत्ती है, उस पे जो शिशिर कणा, मतलब जो ड्यू का ड्रॉप है, उसका जो खूबसूरती हम उसको देखते नहीं है। देखिए हम पर्वतमाला, हम दूर में पहाड़ देखने जाते हैं। हमारे दर्शकों को बता दें जो बंगला अच्छे से नहीं समझते हैं कि इसका मतलब है कि हमारे घर के सामने बगान में जो ओस की बूंदें गिरे हैं, उनमें हम खूबसूरती नहीं ढूंढते हैं। खूबसूरती ढूंढने के लिए हम कहीं दूर दराज जाते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। खूबसूरती आपके घर के बगान में भी हो सकती है, आपके बगल के घास के मैदान में भी हो सकती है। जी पराग जी, बिल्कुल। तो देखिते গেলাম পর্বতমালা, देखिते গেলাম সূর্য, দেখা হয়নি শুধু চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুপা ফেলিয়া, একটি ধানের শিশির ওপর একটি শিশির বিন্দু। दिस इज द एक्चुअल बंगाली लाइन, जिसका मैंने प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया, आपने हिंदी कह दिया। वही हमको करना पड़ेगा। वी हैव टू लुक विद इन आवरसेल्व्स, हमारा क्या रिस्पांसिबिलिटी है। फिर केरला के मॉडल को यूज करे, लॉकडाउन को फॉलो करे, लोगों का बिल्कुल जिम्मेदारी। आप देखिए कितना पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं, यानी कि पराग जी अगर हम एंड करें इसका और एक कंक्लूजन ले, तो यही संदेश रहेगा कि पहले भी हमने जो बातें कही थी कि सैनिटाइजेशन होना चाहिए, लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। हाँ, लोगों को कुछ तकलीफें होंगी क्योंकि अब उनको छूट मिल चुकी है, लेकिन बार बार ये बात कही जा रही है जो जानकार हैं उनके द्वारा। पराग जी ने भी वही बात कही आज कि स्वैच्छिक लॉकडाउन का आप जितना हो सके उतना पालन करें, घरों में रहें। पराग जी, समय की सीमा है, हमें कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। आज अपने जाते जाते मैं एक आखिरी चीज जोड़ना चाहूंगा कि अभी सैनिटाइजेशन करना मुश्किल होगा, तो सरकार को थोड़ा सा लोकलाइज सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो लोग बाहर आ चुके हैं जी। अभी तो पहला दिन का स्थिति है नहीं जी। आखिर में मैं कहना चाहूंगा, सैनिटाइजेशन होनी चाहिए थी। सबसे बेहतरीन मौका था, द गवर्नमेंट मिस्ड अ ट्रिक, दैट इज ऑन द जनता कर्फ्यू डे जी। उस दिन सैनिटाइजेशन होनी चाहिए थी। चलिए, हम अपेक्षा रखेंगे कि देर से आए दुरुस्त आए। खुदा के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं होती। और फिर हम इसी उम्मीद के साथ आज ये जो संजीदा एक बातचीत चल रही थी पराग विश्वास जी के साथ, उसको खत्म करेंगे कि आने वाला जो समय है ये कोरोना से मुक्ति का समय होगा। हम सब मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, लगातार जिस तरह से लड़ाई चल रही है, सिर्फ आलोचना ही नहीं बल्कि बड़े सारे लोगों का साथ भी मिला है। लेकिन इस बीच आलोचना होनी भी जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रहित के साथ राजनीति नहीं की जानी चाहिए। इसी बात के साथ आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद पराग जी, आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े। हम सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। दीपू जी आपका भी धन्यवाद, दर्शकों का धन्यवाद, दीपू जी आपका धन्यवाद इसके लाइव का। और हाथ जोड़कर हम दोनों ही प्रार्थना करें कि कोरोना वायरस हमारे मुल्क से विदा ले, दुनिया से विदा ले, और हम सेल्फ क्वारंटाइन और सेल्फ इम्यूनाइजेशन, सेल्फ सैनिटाइजेशन और सेल्फ लॉकडाउन इंपोज करे अपने आप पर, हर एक नागरिक मुल्क का जी। तो अंत में बस इतना ही कि अपने परिवार के संग रहिए, मस्त रहिए, मलंग रहिए। जय हिंद, नमस्कार। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।